नमस्कार दोस्तों, मैं सोम प्रकाश साहू उड़ान आईएएस अकेडमी की ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि हॉस्टल वार्डन का पेपर आने वाला है या अभी जो हमारे शिक्षक भर्ती के पेपर भी आएंगे, उसमें छत्तीसगढ़ के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेटेज भले कम है, लेकिन छत्तीसगढ़ से आपको पूर्ण रूप से नंबर मिलते हैं। तो उसी सिलसिले में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के कुछ क्वेश्चन मुझे। पहला क्वेश्चन आपका है, 21 जनवरी 1922 को सिहावा नगरी में कौन सा सत्याग्रह किया गया है? मतलब यहाँ पूछा गया कौन सा सत्याग्रह हुआ था करके। तो सिहावा नगरी में जो सत्याग्रह हुआ था वो कौन सा था भाई, हमारा पूछा गया। ठीक है, तो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह कहते हैं। ये हमारा सिहावा नगरी में जो हुआ है, तो प्रथम जो कह सकते हैं अगर इस काल में हुआ है, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रथम जंगल सत्याग्रह हुआ था इस समय जो है। ठीक है, पहले शुरुआत तो यहाँ पर स्थानीय जो नेता थे, स्थानीय नेताओं के द्वारा क्या किया गया, शुरुआत किया गया। ठीक है, स्थानीय नेता जैसे कि आपका विशंभर पटेल, शोभाराम, ठीक है, विशंभर पटेल, शोभाराम, पंचराम, इनके द्वारा क्या किया गया था, शुरुआत किया गया था। कुछ कुछ लोग थे स्थानीय लोग, उनके द्वारा, स्थानीय नेताओं के द्वारा ये सत्याग्रह आरंभ किया गया था, जंगल सत्याग्रह जो स्टार्ट किया गया था। बाद में इन लोगों को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार हो गए। इनकी गिरफ्तारी के पश्चात हुआ ये कि वापस जो है यहाँ पर जो बड़े नेता हमारे थे, उन लोगों के द्वारा क्या किया गया, इस नेतृत्व किया गया। जो उसके प्रमुख नेता हमारे जो इसका नेतृत्व करने वाले कौन थे भी, जैसे पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले, नारायण राव मेघावाले, ठीक है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, छोटेलाल श्रीवास्तव, इन नेताओं ने क्या किया था, इसका प्रमुख नेतृत्व किया गया था इनके द्वारा जो है। ठीक है, तो पहले स्थानीय नेताओं के द्वारा ये किया गया था, बाद में उनकी गिरफ्तारी के पश्चात क्या किया गया, इनके द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था, ये सत्याग्रह आगे बढ़ाया गया। ठीक है, बाद में इनकी भी गिरफ्तारी होती है, इन लोगों को भी गिरफ्तार, वार्निंग देकर या नोटिस देकर भी इन्हें भी गिरफ्तार किया जाता है। तो ये हमारा हुआ था सिहावा नगरी, हमारा एक जंगल सत्याग्रह के रूप में था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला, रायगढ़ जिले के कबरा पहाड़ में निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये सब जानते हैं, रायगढ़ के अंतर्गत जो है कबरा पहाड़ जो हमारा है किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, पूछा गया किस चीज के लिए प्रसिद्ध है भाई। तो ये प्राग ऐतिहासिक काल में जो शैल चित्र पाए गए हैं, प्राग ऐतिहासिक काल में जो है शैल चित्र, उसके लिए बड़ा प्रसिद्ध है। जो कबरा पहाड़ है रायगढ़ जिले का कबरा पहाड़, इसकी खोज की अगर बात करेंगे तो खोज किया गया था इसका एंडरसन के द्वारा, एंडरसन। ठीक है, और इसका जो यहाँ पर जो भी शैल चित्र मिले हैं, उन शैल चित्रों का अध्ययन करने वाला जो है, अध्ययन अमरनाथ दत्त के द्वारा किया गया, अमरनाथ दत्त के द्वारा, इनके द्वारा क्या किया गया, अध्ययन किया गया। एंडरसन ने खोज किया था, उसका अध्ययन इनके द्वारा किया गया। क्या मिला था भाई यहाँ पे, तो कई सारे यहाँ पर मध्य पाषाण काल, कौन से है भाई यहाँ पर, मध्य पाषाणकालीन साक्ष्य यहाँ पर प्रमाण मिलते हैं। तो क्या क्या मिला था, जैसे कि हमारा यहाँ पर जो है शिकार करता हुआ मानव दिखाया गया, शिकार करता मानव चित्रकारी है, शिकार करते हुए मानव की चित्रकारी है। दूसरा आप देखेंगे तो यहाँ पर मानव समूह की चित्रकारी है, मानव समूह है। इसके अलावा जीव जंतुओं की चित्रकारी है, जैसे कि जानवर में, जीव में हमारा क्या है, एक सांभर, घड़ियाल, सांभर, घड़ियाल, छिपकली, इनकी चित्रकारी देखने को मिलती है, सांभर, घड़ियाल, छिपकली। अब जितने भी ये शैल चित्र आप मिलते हैं, तो ये सारे शैल चित्र आपको देखने मिलेंगे किस रंग में होते हैं, तो गहरे लाल रंग में होते हैं, गहरे लाल रंगों में होते हैं। इसी गहरे लाल रंग को हम क्या कह देते हैं भाई, गेरुआ रंग भी कह देते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, तो गेरुआ रंग कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारा है, चित्रकोट जलप्रपात किस नदी पर है? अब चित्रकोट जो जलप्रपात, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कौन सी नदी पर है? ठीक है भाई, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत यहां से हमारी जो है बस्तर क्षेत्र में एक नदी बहती है, इसका नाम क्या है, इंद्रावती।
इंद्रावती नदी पर ही आपका, ठीक है भाई, क्षेत्र आप देखेंगे तो बस्तर में ही, बस्तर क्षेत्र में एक हमारा क्या बनता है, यहाँ पर जलप्रपात बनता है, वाटरफॉल, चित्रकूट। चित्रकूट जो है हमारा जलप्रपात बनता है, इंद्रावती नदी पर इसका निर्माण होता है। इसे ही भारत का न्यागरा कहते हैं। भारत का न्यागरा क्यों कहा जाता है भाई? भारत का न्यागरा कहते हैं क्यों? क्योंकि इसकी चौड़ाई के कारण, ये क्योंकि बहुत ज्यादा चौड़ा आप देखेंगे, ठीक है, इसकी चौड़ाई आप देखेंगे, इस आकार में आपको चौड़ाई देखने को मिलेगी। आकार की अगर बात करें, ये चौड़ाई जो है घोड़े के नाल के आकार की है, घोड़े के नाल, ठीक है भाई, घोड़े की जो नाल की आकृति के आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा चौड़ा वाला हमारा क्या है, ये जलप्रपात। इसकी चौड़ाई आप देखेंगे तो चौड़ाई ही लगभग, इसकी चौड़ाई आप देखें तो लगभग आपका 300 फीट या लगभग हमारा 100 मीटर कहते हैं। 300 फीट का या 100 मीटर के आसपास लगभग इसकी चौड़ाई है। हाइट ऐसे कहेंगे तो हाइट ज्यादा नहीं है, ऊंचाई मात्र इसके जो है 90 फीट है। ऊंचाई आपको देखने मिलेंगे मात्र 90 फीट का जो है, ठीक है। तो चित्रकूट जलप्रपात आप देखिए तो कौन सी नदी पर अगर पूछा जाए तो इंद्रावती नदी पर है। कौन से जिले में अगर पूछा जाए तो जिला हमारा कौन सा हो जाएगा, बस्तर जिले के अंतर्गत है। इसकी आकृति कैसे है अगर पूछा जाए तो घोड़े के नाल के समान ये दिखती है। अगर पूछा जाए आपको इसकी चौड़ाई कितनी है तो चौड़ाई आप देखेंगे तो लगभग 100 मीटर का है या 300 फीट का है, ठीक है। ऊंचाई अगर कहेंगे तो लगभग 90 फीट ऊंचाई, इसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है किनके बारे में, चित्रकूट जलप्रपात के बारे में, ठीक है। चित्रकूट से आगे अगर जाएंगे तो दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत इसी नदी पर ही हमारा एक प्रसिद्ध जलप्रपात बनता है दंतेवाड़ा जिले में, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, सात धारा जलप्रपात कहा जाता है। सात धारा जलप्रपात आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। ये दंतेवाड़ा जिले में है, लेकिन ये हमारा बस्तर जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। बारसूर के पास आपको ये सात धारा जलप्रपात देखने को मिल जाएंगे। सात धारा अलग अलग धाराओं के नाम है, कभी आएगा क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा इसमें। चलिए, तो यहां से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चित्रकूट जलप्रपात कहां पर है तो इंद्रावती नदी पर यह बना हुआ है, बस्तर जिले के अंतर्गत। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण की गतिविधियों में सुमेलित नहीं है, पूछा गया। कौन सा यह है घटना हमारा सुमेलित नहीं है? तो देखिए घटनाएं देखते हैं इसके अंतर्गत। तो सबसे पहले 29 जनवरी 1932 को रायपुर में पेशावर दिवस आयोजन किया गया, किनके द्वारा, पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा। तो ये कथन तो बिल्कुल हमारा क्या है, सही है, ठीक है। ये सही कथन है, हमारा क्या पूछा गया है, नहीं पूछा गया है, ठीक है। क्योंकि 29 जनवरी को पेशावर में जो बर्बरता पूर्वक जो अंग्रेजों के द्वारा दमन किया गया था, उसी के लिए क्या किया गया था, रायपुर में हमारा क्या मनाया गया, पेशावर दिवस मनाया गया था। रविशंकर जी के नेतृत्व में ये मनाया गया था। दूसरा, फरवरी 1932 के अंतर्गत रायपुर में वानर सेना का गठन किया गया था, ठीक है। रायपुर में जो वानर सेना गठन, तो द्वितीय चरण के अंतर्गत बलीराम आजाद जो थे, इनके द्वारा क्या थी, इनका गठन किया गया था, ठीक है, सेकंड चरण में। पहले चरण में आप देखेंगे तो वासुदेव देवरस के द्वारा बिलासपुर में किया गया था, ठीक। तो ये कथन भी हमारा कैसा है, सही है, ठीक। अगला हमारा है, फरवरी 1932 में बिलासपुर में विदेशी वस्त्रों को दुकानों के समक्ष धरना, ठाकुर छेदीलाल। तो बिल्कुल यह भी सही है, विदेशी वस्त्रों के जो दुकान थे उनके समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया था, किनके द्वारा, तो ठाकुर छेदीलाल के द्वारा द्वितीय चरण में ये किया गया था इनके द्वारा, ठीक है। और मार्च 1932 में दुर्ग में नमक कानून का उल्लंघन, घनश्याम से नमक कानून का उल्लंघन ना करके यहां पर क्या था भाई, ये आपका गलत है। नमक कानून ना होकर ये क्या था, इन्होंने घनश्याम सिंह गुप्त के द्वारा द्वितीय चरण में जो है, जो शराबबंदी थी, इन पर जो है आंदोलन चलाए थे, ठीक है। शराब बिक्री का जो विरोध किया गया था इनके द्वारा, ठीक है। शराबबंदी के लिए ये इन्होंने क्या करवाया थे, आंदोलन चलाए थे इनके लिए। तो शराब दुकानों के समक्ष धरना प्रदर्शन करना, ये सारी चीजें किया गया था इनके द्वारा। तो हमारा कौन सा कथन सही नहीं है, यही वाला कथन हमारा सही नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारा है, एक तरफ हमारे घटनाएं दिए हुए हैं और एक तरफ हमारे जो संबंधित व्यक्तियों को दिए हुए कि वो घटनाएं और संबंधित व्यक्ति किससे संबंध रखते हैं, ठीक है। जैसे हमारा पहला है, रायपुर षड्यंत्र केस के नेता कौन है, रायपुर षड्यंत्र केस में कौन था, रायपुर डायनामाइट में कौन था, जिला कचहरी, दुर्ग जिला कचहरी में आगजनी की घटना देने वाले कौन थे, ठीक है। रायपुर में विद्यार्थियों का जुलूस निकालने वाले कौन थे, तो इनके जो है सुमेलित करते हैं। तो सबसे पहले हमारा रायपुर षड्यंत्र केस की अगर बात करेंगे तो सबसे पहला हमारा कौन आता है भाई, ठीक है,
परसराम सोनी की अगर बात करेंगे तो हमारा जो है ए का 4 परसराम सोनी रायपुर षड्यंत्र केस के अंतर्गत शामिल होते, और भी इनके सहयोगी थे। इनकी योजना की अगर बात करेंगे तो बम बनाने, बंदूक बनाने, गोलियां बनाने, इनकी योजना थी परसराम सोनी उनके साथियों को जो है, ठीक है। ये लोग मिलकर जो है ये सारी चीजें बनाना चाहते थे, लेकिन इनके षड्यंत्र विफल हो जाते हैं। इनके मित्र के जो है शिवनंदन करके उनका नाम था, जिनकी मुखबरी के कारण ये पकड़े जाते हैं, ठीक है। ये कब हुआ था तो अगर बात करेंगे तो जुलाई 1942 में, जुलाई 1942 में ये घटना अंजाम दी थी। दूसरा है रायपुर डायनामाइट केस। दूसरा रायपुर डायनामाइट केस की अगर बात करेंगे, इसके नेता थे ईश्वरी चरण शुक्ल। ये लोग जो है जितने राजनेता जो राजनीतिक बंदी थे, वो लोग जो है राजनीतिक बंदी थे, उन लोगों की क्या होना था भाई, गिरफ्तारी हो गए थे। गिरफ्तारी के पश्चात उन्हें छुड़ाने के लिए इनकी योजना बनाई गई कि हम रायपुर के अंतर्गत जेल की दीवार को डायनामाइट से उड़ाएंगे। योजना बढ़िया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, बिलक नारायण अग्रवाल में एक डायनामाइट लेकर आए थे, उन्हीं को जो है ईश्वरी चरण शुक्ल के नेतृत्व में प्लानिंग किया गया, दीवार को उड़ाया गया। लेकिन दीवार में उतनी क्षति नहीं पहुंच पाई कि वहां से बाहर निकल सके लोग, तो इस कारण की इसकी योजना भी क्या होगी, विफल होगी। तो ईश्वरी चरण शुक्ल किस केस में शामिल थे, रायपुर डायनामाइट केस के अंतर्गत शामिल किए गए थे, ठीक। दुर्ग जिला कचहरी में आग की अगर बात करेंगे, दुर्ग जिला कचहरी में आग यानी किन्होंने घटना, रघुनंदन सिंगरौल के द्वारा दुर्ग जिला कचहरी में क्या लगा दिए थे भाई, आग लगा दिए थे। लगभग आपका जो है 28 अगस्त तक के आसपास का डेट है, 1942 में इन्होंने, ठीक है, दुर्ग जिला कचहरी में आगजनी की घटना को अंजाम दिए थे, ठीक है। रायपुर विद्यार्थियों का जुलूस, रायपुर के अंतर्गत जैसे ही हमारा भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है, उसी समय हमारे बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो जाती है। तब जो है रणवीर सिंह शास्त्री के द्वारा जो है पूरे रायपुर में जो विद्यार्थियों का क्या निकाला जाता है, जुलूस निकाला जाता है। तो इसके आधार पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, ए का 4। ए का 4 आपको कितनी जगह दिख रहा है, चारों जगह है। बी का 1 एक जगह ही है भाई, 2 जगह। सी हमारा, ठीक है, सी का 2 यहां पर, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, ब्रिटिश संरक्षण काल में छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया क्या। अब क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रिटिश संरक्षण काल के बारे में पूछा जा रहा है। जब ये डेट आप ध्यान रखेंगे, कौन से समय, संरक्षण काल कहने का मतलब कब हुआ, 1818 से लेकर जो 1830 का कार्यकाल है, ठीक है। तो 1818 से लेकर 1830 में क्या हमारा छत्तीसगढ़ ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था, नहीं, ये कथन तो हमारा बिल्कुल गलत है। इस समय क्या है, अलग अलग अधीक्षक आएंगे, ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट के माध्यम से क्या करेंगे, ये शासन चलाते। दूसरा, ठीक है भाई, तो इसके आधार पर आंसर ही निकाला जा सकता है हमारा सही उत्तर चुनिए। तो पहला तो नहीं होगा, दूसरा भी 1 है तो ये भी नहीं होगा, तीसरा भी 1 है तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 और 3। मतलब सुप्रिटेंडेंट को क्या भाई, छत्तीसगढ़ के जो प्रशासन के लिए ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट की नियुक्ति की गई। बिल्कुल, इस समय जो संरक्षण काल में ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट की नियुक्ति की गई, 6 सुप्रिटेंडेंट आते हैं, ठीक है। कौन कौन से 6 आते हैं, तो एक हमारा आता है कैप्टन एडमंड, दूसरा हमारा आता है कैप्टन एगेन्यू, तीसरा हमारा आता है 1 2 तीसरा हमारा हंटर, ठीक है। चौथा नंबर में आता है सैंडिस, 5वां नंबर में हमारा आता है विल्किंसन, और 6वां नंबर में अंतिम जो हमारा सुप्रिटेंडेंट था जिसका नाम है क्राफर्ड, या ब्रिटिश अधीक्षक इसी को कहते हैं। तो ये 6 अधीक्षक आपको देखने मिलेंगे इस कार्यकाल के अंदर। दूसरा, सुप्रिटेंडेंट को नागपुर के रेसिडेंट के अधीन जो है कार्य करना पड़ता है। तो बिल्कुल ये नागपुर के अंतर्गत क्या होते थे, अंग्रेज रेसिडेंट होते थे, उसी के अंतर्गत जो है ये सभी काम करते थे, ठीक है, उसी के अधीन रहेगा। तो हमारा क्या हो गया भाई, 2 और 3 कथन सही है, बाकी हमारा पहला वाला गलत है। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए, विलय के पश्चात ब्रिटिश सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित सुधार किए गए। क्या क्या सुधार किए गए, ब्रिटिश संरक्षण हमारा कब हुआ भाई विलय, तो 1854 में विलय होता है। 1854 के अंतर्गत जो है, ठीक है, कहानी ये थी कि 1811 दिसंबर 1853 को हो गई मृत्यु। किनकी मृत्यु हो गई, तो अंतिम मराठे जो शासक थे नागपुर के अंतर्गत, रघुजी तृतीय की।
रघुजी तृतीय की जैसी मृत्यु होती है तो इनके कोई भी उत्तराधिकारी नहीं थे। जैसे उत्तराधिकारी नहीं थे तो क्या हुआ भाई, ये सारा क्षेत्र इस समय डलहौजी की हड़प नीति के तहत क्या हो जाएगा, गोद प्रथा निषेध है। अब निषेध है तो गोद नहीं ले सकते, इस कारण से क्या होगा, ये क्षेत्र ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत शामिल हो जाते हैं। तो ब्रिटिश प्रांत में कब शामिल कर लिया गया, फरवरी 1854 में ये विलय हो जाता है ब्रिटिश प्रांतों के अंतर्गत। अब विलय के पश्चात क्या परिवर्तन किए, तो बहुत सारी चीजों में परिवर्तन किए थे। इस समय दीवानी और फौजदारी न्यायालयों की स्थापना की गई, ठीक है। प्रत्येक जिले में क्या किया गया, पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति किए गए। रायपुर में केंद्रीय जेल की स्थापना किए गए और रायपुर के अंतर्गत डाक पोस्ट मास्टर की स्थापना की गई। जो प्रथम पोस्ट मास्टर थे स्मिथ, प्रथम पोस्ट मास्टर भी कौन थे, तो स्मिथ थे। तो ये चारों घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। ये सारी चीजें किया गया था, यह सुधार कार्य अंग्रेजी शासन काल में, ये अलग अलग समय काल में आपका सुधार करते गए थे विलय के पश्चात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है 1857 के विद्रोह के दौरान सोना खान जमींदार नारायण सिंह के विरुद्ध निम्नलिखित जमींदारियों के जमींदारों ने अंग्रेजों की सहायता, तो कौन कौन से वो जमींदार थे जो अंग्रेजों की सहायता किए थे भाई। तो देखिए सब जानते ही हमारा जो है ये विद्रोह स्टार्ट हुआ है। विद्रोह के समय जो आप देखें तो यह स्टार्ट होता है हमारा 1856 से, ठीक है। 1856 में अगर देखेंगे तो अक्टूबर 1856 में स्टार्ट हुआ था। इस समय जो आप देखेंगे तो क्या किया गया था भाई, वी नारायण सिंह के द्वारा जो है एक जो कसडोल के व्यापारी थे, व्यापारी के गोदाम को लूट कर जो इन्होंने शुरुआत की थी। बाद में इन्हें क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। अक्टूबर में ही क्या किया गया था इन्हें, 24 अक्टूबर को क्या किया था, गिरफ्तार हुए थे पहली बार। 1856 में पहली प्रथम गिरफ्तारी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इनकी गिरफ्तारी के पश्चात 10 माह बाद ये क्या होते हैं, जेल से फरार हो जाते हैं। लगभग 28 अगस्त 1857 में जेल से फरार हो जाते हैं, फरार होने में सफल हो गए, ठीक। जब ये फरार हो जाते हैं, जब ये वापस फरार होने के बाद कहां जाते हैं, अपने सोना खान क्षेत्र में। सोना खान क्षेत्र जैसे ही पहुंचेंगे तो उस क्षेत्र के अंतर्गत जाने के बाद अंग्रेज इन्हें गिरफ्तार करने के लिए जाते हैं। अब गिरफ्तारी के लिए जब जाते हैं अंग्रेज, जो कौन जाता है भाई, तो कैप्टन स्मिथ ही जाते हैं, कैप्टन स्मिथ। साथ में एक व्यक्ति को भी लेकर जाते हैं, नेपियर को भी, ठीक है। कैप्टन स्मिथ इसमें प्रमुख थे। कैप्टन स्मिथ लेकर जाते हैं तो इनके बहुत सारे जो जमींदार थे वो लोग क्या करते हैं, इनका ही सहयोग करते हैं। तो इनमें कौन कौन से सहयोगी जमींदार थे भाई, तो एक तो हमारा था बिलाईगढ़ का, बिलाईगढ़। दूसरा हमारा है कटंगी, देवरी और भटगांव, ठीक है। कटंगी, देवरी और भटगांव। यहाँ के जो जमींदार थे वो सारे किसका सहयोग किए थे, अंग्रेजों का साथ, ठीक है। ये देवरी के जमींदार तो इनके वी नारायण सिंह के जो चाचा थे, महाराज शाह जिनका नाम था भाई, महाराज शाह जो है, ठीक है। तो ये लोग इनका सहयोग किए थे। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सा भाई, एक तो आपका भटगांव है, दूसरा हमारा देवरी। तो 1 और 3 तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ये हमारे उड़ान परिवार की ओर से जो चलाए जा रहे हैं जो है शिक्षक भर्तियों के लिए टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया अभी, ठीक है। विशेष टेस्ट सीरीज है हमारा जो 17 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, अभी लगातार चल रहे हैं हमारे टेस्ट सीरीज, जो दोनों के लिए, शिक्षक के लिए भी है और सहायक शिक्षक के लिए। टोटल इसमें जो है 15-15 टेस्ट का आयोजन किए जाएंगे, दोनों में आप देखेंगे तो 15-15 टेस्ट है। टाइम की बात करेंगे तो लगभग 9 से 12 है और ये 1 बजे से 4 बजे तक, दोनों के अलग इंडिविजुअल आपका पेपर होता है अलग से, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज अगर देखेंगे तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में दिला सकते हैं। ऑफलाइन की सुविधाएं हमारे जो है उड़ान के जो अलग अलग ब्रांचेस में उपलब्ध है, जैसे कि रायपुर में आपका है, बिलासपुर में है, ठीक है, दुर्ग में है हमारा है, राजनांदगांव, अंबिकापुर और जगदलपुर। इन 6 जगह में ऑफलाइन में आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन तो कहीं से भी ले सकते हैं आप, ठीक है। अधिक डिटेल के लिए आप जो नंबर दिए हुए हैं उन पर आप जानकारी ले सकते हैं इस टेस्ट सीरीज के बारे में, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की विशेष कक्षाओं का आरंभ किया गया है उड़ान की ओर से, जो है विशेष कक्षा जो छत्तीसगढ़ के, जैसे इंडिविजुअल आपको केवल और केवल छत्तीसगढ़ पढ़ना है तो आपके लिए एकदम विशेष बैच आ रहे हैं। आज से जो शुरुआत हो चुकी है इसकी, 2 अप्रैल से हमारा जो शुरुआत हो चुका है,
ठीक है, विशेष ऋषि सर के द्वारा ये आयोजन किया जाए, चाहे पीएससी प्री के लिए हो गया, एसीएफ के लिए हो गया, रेंजर के लिए हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट इंजीनियरिंग के लिए हो गया, एडी हो गया, आरआई, पटवारी, हॉस्टल, जहां पर भी छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए विशेष बैच आरंभ किया गया है। ये केवल और केवल आपका जो है ऑनलाइन सुविधा में उपलब्ध है, ये किसमें केवल आपका ऑनलाइन रहेगा। ठीक है, लाइव क्लासेस आपको उपलब्ध मिलेंगे ये। ठीक है, सभी जो है नवीनतम आंकड़ों, नवीनतम जो इकोनॉमिक सर्वे हैं, नवीनतम हमारे प्रतिवेदन हैं, सभी नवीन डाटा के साथ ये हमारा है। साथ ही साथ इसके प्रत्येक का पीडीएफ भी प्रोवाइड आपको किया जाएगा। ठीक है, ये शुरुआत किया गया है हमारे यहाँ। ये कब से कब तक है, तो दोपहर की अगर बात करेंगे, दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक के लिए ये स्टार्ट होता है भाई। आज से स्टार्ट हो चुका है और ये आप देख सकते हैं, इसे ज्वाइन करना चाहे और अधिक डिटेल चाहिए, जानकारी क्या लेना है, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा अभी हमारा जो 28 मार्च को एक और बैच लॉन्च हुआ है शिक्षक भर्ती के लिए, शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए। अगर इनकी जो है 2 जगह स्टार्ट हुआ है, एक हमारा रायपुर ब्रांच में, एक बिलासपुर, दोनों में शाम की बैचेस है ये। शाम का आप जो चाहे तो शाम का हमारा रायपुर का सिटी प्लाजा ब्रांच में स्टार्ट हुआ है और बिलासपुर ब्रांच के अंतर्गत ये दोनों शाम के बैचेस स्टार्ट हुए। ठीक है, जो अभी जस्ट अभी नए नवीनतम है, लिमिटेड सीट में ये उपलब्ध है, जो जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे उतने बेहतर होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस स्थान से वन कानून के विरुद्ध आंदोलन हुआ? तो कौन से वो जगह है जहां पर जो है असहयोग आंदोलन के दौरान जो है वन कानून का, ठीक है, ये स्टार्टिंग क्वेश्चन में बताए थे। देखो, वन कानून के उल्लंघन की अगर बात करेंगे तो वन कानून के लिए आप जानते हैं, या जंगल सत्याग्रह के रूप में जिसे जाना जाता है, जंगल सत्याग्रह। तो अधिकतर लोग इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय आप देखेंगे तो 1930 का समय है, तो उस समय आपका कौन कौन सा हुआ है, तो रुद्री नवागांव में हुआ है, डोंडी लोहारा के अंतर्गत हो गया, तमोरा में आपका हुआ है और भी अन्य जगह है। लेकिन हमारा सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह जो हुआ था, ये असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था 1922 में। जो है 1922 में हमारा ये हुआ, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा भाई? ठीक है, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह जो असहयोग आंदोलन के दौरान जो हुआ वाला हमारा क्या है, जंगल सत्याग्रह या वन कानून के विरुद्ध में यह आंदोलन हुआ था। बाकी तीनों हमारा कब हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है, रुद्री नवागांव कहां पर हमारा, धमतरी के अंतर्गत है। ठीक है, डोंडी लोहारा की अगर बात करेंगे तो आप वर्तमान का बालोद जिला में आता है ये। ठीक है, महासमुंद वाला तो आपको दिख रहा है, तमोरा जो जगह है महासमुंद जिले के अंतर्गत, सिहावा नगरी धमतरी जिला के अंतर्गत, यहां पर इसका जो आंदोलन हुआ था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कलचुरी वंश को रायपुर शाखा के अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? रायपुर जो शाखा थे उसके अंतिम राजा कौन थे करके पूछा गया है। देखिए अब इस समय अंतिम शासक की अगर बात करेंगे तो यहां पर अंतिम शासक के रूप में कौन थे, तो अमर सिंह थे। अमर सिंह को जो है लगभग 1750 के अंतर्गत, ठीक है, अमर सिंह जो है, अमर सिंह ये मराठों के अधीन आते हैं, मराठा अधीन हो जाते हैं। ठीक है, मराठों के अधीन आपको देखेंगे तो 1750 में आपका अमर सिंह मराठा। इसके बाद इसका बेटा होता है लेकिन उन्हें राजा के रूप में दर्जा नहीं देते। शिवनाथ सिंह जो है, शिवनाथ सिंह ये इनका पुत्र होता है लेकिन इन्हें राजा के रूप में दर्जा नहीं दिया जाता है। इस कारण से अंतिम शासक के रूप में किन्हें ले लिया जाता है, अमर सिंह को अंतिम शासक के रूप में हम लेते हैं बीच में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी इसमें सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। सुमेलित नहीं है, बताना है कि कौन सी इसमें सुमेलित नहीं है। एक तरफ हमारे प्रमुख सूबेदारों के नाम दिए गए हैं और उनकी घटनाओं के बारे में दिया, कौन सा सुमेलित नहीं है। सबसे पहला सूबेदार हमारा क्या है, महिपत राव दिनकर। तो महिपत राव दिनकर की अगर बात करेंगे, क्या आनंदीबाई के साथ इनका सत्ता को लेकर संघर्ष होता है? बिल्कुल हुआ था। 1788 में क्या बनते हैं, महिपत राव दिनकर को सूबेदार नियुक्त किया जाता है। अब यहां पर जो है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ऑलरेडी जो सत्ता की अगर बात करेंगे तो सत्ता में कौन रहते हैं, आनंदीबाई का जो है अधिकार के रूप में अपना अधिकार ज्यादा मानते हैं। तो दोनों के बीच में क्या होता है, दोनों को बीच सत्ता के लेकर जो है सत्ता का प्रमुख कौन है, ठीक है, ये सूबेदार है। क्या यहाँ की जो है जो विधवा, ये किनकी विधवा थी भाई, बिंबाजी भोसले की विधवा पत्नी थी, तो इनका अधिकार है। तो दोनों को बीच में सत्ता को लेकर क्या होते हैं, संघर्ष चले थे। तो पहला तो हमारा बिल्कुल सुमेलित है। दूसरा, केशव गोविंद के समय क्या हुआ, पिंडारी के आक्रमण से रक्षा, बिल्कुल ये भी सही है। केशव गोविंद जो सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाला सूबेदार था, इनके समय पिंडारियों का क्या हुआ था, आक्रमण हुआ था, उनसे रक्षा किए थे इनके द्वारा जो है।
ठीक है। अगला हमारा विट्ठलराव दिनकर, परगना पद्धति, जो परगना व्यवस्था की शुरुआत, बिल्कुल हमारे यहाँ टोटल गढ़ व्यवस्था थी, 36 गढ़ थे, इन 36 गढ़ों को इन्होंने किसमें कन्वर्ट कर दिया, 27 परगनों में कन्वर्ट कर दिया और परगना पद्धति की ही शुरुआत हो गई। ठीक है। लास्ट हमारा है सखाराम हरि, इनके कार्यकाल में बस्तर के जमींदारों का आक्रमण जो है ये हमारा कथन सही नहीं, ये सुमेलित नहीं है, ये अल्पकालिक था, कुछ महीने के लिए तो खुद ही बने हुए थे ये सखाराम हरि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में परगना के अधिकारी और उसके दायित्व सुमेलित है? कौन सा इसमें सुमेलित है करके पूछा गया है, उसके दायित्व की अगर बात करेंगे तो। ठीक है, कमाविजदार की अगर बात करेंगे तो कमाविजदार कौन होता था, जो परगने का प्रमुख होता था, परगना था हमारा, परगने के प्रमुख को ही हम क्या कहते हैं, कमाविजदार कहते हैं। परगने के अंतर्गत सारे उनको दीवानी हो या फौजदारी अधिकार हो, सारे अधिकार किनके पास होते थे, कमाविजदार के। तो उनको नागरिक अधिकार भी था, सैनिक अधिकार भी था, वित्तीय दायित्व भी था। तो ये इन सारी चीजों का जो दायित्व किनके पास था, कमाविजदार। तो पहला कथन तो हमारा बिल्कुल सही है, तो सुमेलित है करके, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, कमाविजदार। बाकी में क्या गलती है भाई, बढ़कर की अगर बात करेंगे तो बढ़कर जो होता था ये क्या करता था भाई, परगने की सामान्य स्थिति की जानकारी प्रदान करता था। जो परगने थे, परगने में विचरण करते घूमते थे, तो परगने की सामान्य स्थिति की जानकारी प्रदान करता था। ठीक है, सामान्य स्थिति की जानकारी प्रदान करता था बढ़कर। बरार पांडे की अगर बात करेंगे तो बरार पांडे प्रमुख रूप से हमारा ये आपका जो है लगान संबंधी दस्तावेज तैयार करने वाला अधिकारी, मतलब एक तरह से आप देखेंगे राजस्व अभिलेख तैयार करने। तो ये क्या था भी हमारा, ये परगने के राजस्व अभिलेखों को तैयार करने वाला कौन था, राजस्व अभिलेख तैयार करने वाला बरार पांडे। फडणवीस की अगर बात करेंगे तो फडणवीस का काम क्या था, ये आय व्यय का हिसाब रखता, मतलब लेखा अकाउंट ऑफिसर था। तो ये क्या भाई, लेखा अभिलेखों की सुरक्षा करता। तो फडणवीस क्या था, परगना के लेखा अभिलेखों की सुरक्षा करता। आय व्यय के हिसाब रखने वाले की अगर बात करेंगे तो आय व्यय के हिसाब रखने के लिए कौन था हमारे पास, ठीक है भाई। अच्छा, आय व्यय के हिसाब में भी आप देखेंगे तो फडणवीस जी क्या करते थे भाई, प्रमुख रूप से जो लेखा अधिकारी अकाउंट आय व्यय के हिसाब उसी के अंतर्गत आ जाता था। एक खजांची भी होता था, जो खजाने से कितना पैसा निकाला जा रहा है, कितना डाला जा रहा है, वो होता था पोतदार। पोतदार के द्वारा खजाने से जो इनकम निकाली जाती, खजांची की तरह कार्य करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला हमारा है, हाल ही में उत्खनित क्षेत्र पचराही में प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों का संबंध प्राचीन छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस राजवंश से है? अब देखो भाई, पचराही जो जगह की अगर बात करेंगे, ये कहां पर है, पचराही जो जगह है, पचराही जो हाफ नदी के किनारे बसा हुआ हमारा क्या है, नगर है। देखेंगे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कबीरधाम जिले में आप देखें, ठीक, तो यहाँ हमारा कबीरधाम क्षेत्र, यहीं पर हमारा क्या है, पचराही है। पचराही की अगर बात करें तो यहाँ पर एक नदी जाती है, नदी की अगर नदी की बात करेंगे तो नदी कौन सी जाती है भाई, जैसे हमारा नदी हाफ नदी, तो हाफ नदी जो गुजरती है इन्हीं के किनारे हमारा कौन सा है, पचराही। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि कौन सी नदी के किनारे, तो हाफ नदी के किनारे पचराही जगह देखने मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर अभी उत्खनन से बहुत सारे सिक्के वगैरह मिले हैं, ठीक है, मूर्तियां मिली हैं, क्या मिले हैं, तो यहाँ पर सिक्के मिले हैं, मूर्तियां मिली हुई हैं, खंडित मूर्तियां प्राप्त हुई है। सिक्के से पता चला है या जानकारी मिलती है कि ये सिक्के संभवतः किन काल के हैं, तो फनी नागवंशी राजवंश के हैं। कौन से नागवंश के हैं, फनी नागवंशी राजवंशों के ये मिले हुए हैं। ठीक है, वर्तमान समय में यहीं पर जो मंदिर जो है, यहाँ पर कंकालीन मंदिर भी बड़ा प्रसिद्ध है, कंकालीन मंदिर है। और खनन से यह भी मिला है कि यहाँ पर पचराही के अंतर्गत पंचायतन शैली के अवशेष मिले हैं। कौन सी शैली के, पंचायतन शैली में जो है पंचायतन शैली के अवशेष मिले हैं। पंचायतन शैली का मतलब यह है कि इसके आजू बाजू अन्य मंदिर होंगे और बीच में एक मुख्य मंदिर होता है। ठीक है, इसी शैली को हम पंचायतन शैली कहते हैं। तो ये मंदिरों के अवशेष अभी खनन से मिले, कई सारे खनन करना भी और भी बाकी है, भी खनन चल रही है। तो यहाँ से जो मिले हैं सिक्के वगैरह वो किनके हैं, तो फनी नागवंशी संभवतः यहाँ पर जो मिले हैं फनी नागवंश के माने गए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारा है, कलचुरी वंश के निम्नलिखित शासकों में तुम्मान राजधानी से शासन किया है। पुराने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि तुम्मान से शासन करने कलचुरी राजवंशों की सबसे पहली राजधानी आप देखेंगे, कलचुरी
राजधानी, तो सबसे पहली राजधानी इनकी क्या रही है, तुम्मान रही है। तुम्मान कहां पर है, तो कोरबा जिले के अंतर्गत का जगह है। ठीक है, तो यहां से कौन कौन से राजाओं ने शासन किए भाई, तो 3 राजाओं ने क्या किया है, यहां से शासन किए थे। सबसे पहले राजा जो स्टार्ट आए हमारा कलिंग राज, दूसरे शासक आए कमल राज, और तीसरा हमारा था रत्नदेव प्रथम। ठीक है, तीनों शासकों ने क्या किया था, यहाँ तुम्मान से शासन। कैसे, क्योंकि यहां पर शासन जब कर रहे थे तो कार्यकाल की अगर बात करेंगे तो 1000 ईस्वी से लेकर 1020 ईस्वी तक का शासनकाल कलिंग राज का, 1020 से लेकर 1045 तक का शासनकाल कमल राज का था, और 1045 से लेकर जो है 1065 तक का शासनकाल किनका था, रत्नदेव प्रथम का था। ठीक है, अब हुआ ये कि अब देखो 1065, क्योंकि 1050 ईस्वी के अंतर्गत जो हमारा कौन सा नगर बन गया, रतनपुर नगर बसाया गया। रतनपुर नगर बसाकर जो है यहीं पर अपनी राजधानी बनाते हैं 1050 ईस्वी के अंतर्गत, किनके द्वारा, रत्नदेव। लेकिन यहां पर आप देखेंगे 45 से है और यहाँ 50 में बना है, तो 5 साल तो शासन कहां से किया है भाई, तुम्मान से। इस कारण से तीनों राजा हमारा कलिंग राज, कमल राज, रत्नदेव प्रथम कहां से शासन किए हैं, तो तुम्मान से स्टार्टिंग में। फिर रत्नदेव कहां लेकर जाएंगे, राजधानी परिवर्तन के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई हमारा, ठीक है, 2, 3 और 4। तो कहीं पर है 2, 3, 4, ये हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है हमारा, छत्तीसगढ़ के मराठा प्रभुत्व काल में निम्नलिखित में से किस सूबेदार के समय पिंडारी उपद्रव प्रारंभ हुआ, मतलब किनके कार्यकाल में पिंडारियों का उपद्रव प्रारंभ हुआ। देखो मराठा अगर देखेंगे तो अभी हम प्रीवियस वाले मिलान किए थे उसमें देखे थे, लेकिन दोनों में अंतर है। ठीक है, कौन से सूबेदार के समय पिंडारियों का क्या बोला गया है, उपद्रव प्रारंभ हुआ। देखो पिंडारियों से एक सुरक्षा प्रदान किए थे, तो पिंडारियों से सुरक्षा की अगर बात करेंगे तो सुरक्षा प्रदान करने वाला कौन था, केशव गोविंद, केशव गोविंद। ठीक है, पिंडारियों से इन्होंने सुरक्षा प्रदान की थी। लेकिन उपद्रव कब बढ़ा इनका, उपद्रव बढ़ने का जो है या उपद्रव प्रारंभ हुआ था, तो ये प्रारंभ हुआ था इनके बाद वाले जो आए बीकाजी गोपाल, बीकाजी गोपाल, बीकाजी गोपाल के समय क्या हुआ था, ये पिंडारियों का उपद्रव ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है, इनका कार्यकाल आप देखेंगे तो लगभग आपका 1809 के आसपास से लेके, ठीक है 1800 हमारा लगभग ये 1817 तक के आसपास चलता है, लगभग 1809 से 16 या 17 के आसपास तक लगभग चलता है बीकाजी गोपाल का शासनकाल। तो किनके कार्यकाल में पिंडारियों का उपद्रव प्रारंभ हुआ, बीकाजी गोपाल। लेकिन पिंडारियों से सुरक्षा पहले ही प्रदान कर चुके थे, किनके द्वारा, केशव गोविंद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मंटोरा बाई, बुटकी बाई, पुटेनिया बाई, केजा बाई का उल्लेख स्वतंत्रता आंदोलन के किस कार्य के लिए, किस कार्य हेतु जेल में रखा गया था। विदेशी सामान की बिक्री के दौरान धरना, असहयोग आंदोलन के तहत जंगल सत्याग्रह, ठीक है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय नमक सत्याग्रह, या भारत छोड़ो आंदोलन के समय चरखा काटने हेतु। ठीक है, तो किस लिए इन्हें आंदोलन में किया गया बच्चे, तो इन सबका संबंध आप देखेंगे तो किस आंदोलन से है, तो आंदोलन हमारा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो आप देखेंगे तो इन्होंने आंदोलन किए, लेकिन नमक सत्याग्रह के नहीं। इन्होंने क्या किया था, जो विदेशी वस्त्रों के दुकान थे उसके समय जो है धरना प्रदर्शन करते थे। तो विदेशी वस्त्र या विदेशी सामान की बिक्री के लिए क्या किया जाता था, धरना प्रदर्शन करते थे, इस कारण से इन्हें गिरफ्तार किया गया। तो कब, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है, ठीक है विदेशी वस्त्र दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन किए थे तो इनकी गिरफ्तारी की गई थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसमें कौन से कलचुरी राजा ने पहली बार सोने के सिक्के छत्तीसगढ़ में चलाए थे। तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सोने के सिक्के चलाने वाले स्वयं के नाम से जो है, ठीक है जाजल्लदेव प्रथम जो राजा थे, इन्होंने सिक्के जारी करवाए थे। इनके सिक्कों की अगर बात करेंगे तो इनके सिक्कों पर जो है, जो स्वर्ण सिक्के हुआ करते थे उन पर नाम लिखवाया गया। क्या लिखवाया गया, एक तरफ तो आपका गज शार्दुल, एक तरफ लिखवाया गया क्या है, गज शार्दुल, और दूसरी तरफ लिखवाया गया क्या, ठीक है श्रीमद जाजल्ल, श्रीमद जाजल्ल।
ठीक है, एक तरफ गज शार्दुल और दूसरी तरफ आप देखेंगे श्रीमद जाजल, इनके स्वर्ण सिक्कों पर बना होता था। और इन्होंने जो है स्वर्ण सिक्कों के अलावा तांबे के सिक्के भी जारी किए थे। कौन से सिक्के हैं? ताम्र सिक्के। इन ताम्र सिक्के में हनुमान जी का अंकन होता था, हनुमान जी का जो इसमें अंकन हुआ करते थे। ठीक है, तो ये सिक्के जारी किए गए थे किनके द्वारा? जाजल लदेव प्रथम के द्वारा कलचुरी में पहली बार जो है सोने के सिक्के जारी किए गए थे। ठीक है, यह कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में पाए गए पुरातत्व सिक्के जो है ईसा पूर्व की दूसरी सदी से संबंधित है। ये मूल्यवान सिक्के क्या है? तो क्वेश्चन ध्यान से समझिए, क्या पूछा जा रहा है? यह कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में पाए गए पुरातात्विक सिक्के जो ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी, मतलब सेकंड बीसी से पहले, टू बीसी। ठीक है, ईसा पूर्व की दूसरी सदी से पहले की अगर बात कर रहे हैं तो उससे पहले, उससे पूर्व की आप देखेंगे तो इसके पूर्व का कार्यकाल किनका होता है भाई? तो ये काल था हमारा मुख्यतः मौर्य काल। कौन सा काल है ये? मौर्य काल था। तो मौर्य काल के अंतर्गत आप देखेंगे जो पूछा गया है, तो मौर्य काल में किस प्रकार के सिक्कों का प्रचलन ज्यादा था? तो चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। लेकिन चांदी भी कैसे वाला होता था भाई? ऐसे चांदी को आप चपटा दिया गया, चपक के जो बना देते हैं उसे हम क्या कहते हैं भाई? पंच मार्क्ड कॉइन जिसको कहते हैं, पंच मार्क्ड कॉइन जिसको कहा जाता है। ठीक है भाई, पंच मार्क कॉइन जो है इसी को आहत मुद्रा हम कहते हैं, जिसको ठोक कर जो बनाया जाता है भाई, आहत मुद्रा आपको देखने को मिलेंगे। पंच मार्क्ड कॉइन या आहत मुद्रा। तो हमारा क्या हो जाएगा भाई? ये दूसरी शताब्दी में हमारा मूल्यवान सिक्कों का नाम क्या होता था? आहत मुद्रा। क्यों आहत मुद्रा? जिसको आहत करके ही बनाया जाता था। तो जनरली ये चांदी के हुआ करते थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना किसने की थी? तो राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की अगर बात करेंगे, ठाकुर प्यारेलाल ने किए थे क्या? बलदेव प्रसाद मिश्र ने किए थे क्या? बंसीलाल, या सभी विकल्प सही? तो इसमें जो विकल्प दिए गए हैं इसके आधार पर तो हमारा सभी सही है, क्योंकि सभी की अगर बात करेंगे, ठाकुर प्यारेलाल, बलदेव प्रसाद मिश्र, बंसीलाल, इन तीनों ने जो है राजनांदगांव के अंतर्गत, राजनांदगांव में जो है राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की। इसके अलावा 3 जगह और थे। कहां कहां पर भाई? रायपुर में भी स्थापना किए गए थे, हमारा बिलासपुर के अंतर्गत भी स्थापना किए गए थे, और धमतरी में स्थापना किए गए थे। ठीक है, तो कहां कहां पर हमारा है? ठीक है, रायपुर के अंतर्गत आप देखेंगे तो माधवराव सप्रे, इनके नेतृत्व में स्थापित किया गया था। ठीक है, बिलासपुर के अंतर्गत जो है आप देखें तो शिव दिलारे के नेतृत्व में, शिव, ठीक है भाई। और इसके अलावा धमतरी के अंतर्गत बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, इनके द्वारा क्या किया गया था? यहां पर स्थापित किया गया था भाई। ठीक है, तो यहां पर जो स्थापित करने वाले जो हैं, इन लोगों ने क्या किया, और बाकी लोगों का भी सहयोग था, लेकिन ये मुख्य व्यक्तियों के नाम आते हैं इसके अंतर्गत। तो हमारा आंसर तो यहाँ पर राजनांदगांव में तीनों आ जाएंगे। चल अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, हमारा सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार पॉलिटिकल एसोसिएशन के 1907 में रायपुर में हुए किस अधिवेशन में नरमपंथी एवं गर्मपंथी विचारधारा वाले के बीच फूट का लक्षण प्रकट हुए? तो देखो कौन सा वो सम्मेलन था? कहने का मतलब 1907 में जो रायपुर में सम्मेलन हुआ वो कौन से क्रम के था? तो वो हमारा तीसरा था। तीसरा जो है, ठीक है, मध्य प्रांत का प्रांतीय सम्मेलन था, मध्य प्रांत का प्रांतीय सम्मेलन। तो थर्ड नंबर या तीसरे नंबर का ये प्रांतीय सम्मेलन हुआ था रायपुर के अंतर्गत। ठीक है, 1907। इससे पूर्व की अगर बात करेंगे, इससे पूर्व में 2 और हुए थे। 2, पहला हमारा हुआ और सेकंड हमारा, पहला हमारा हुआ था नागपुर के अंतर्गत प्रांतीय सम्मेलन, और दूसरा हमारा हुआ था जबलपुर के अंतर्गत, जबलपुर के अंतर्गत, और तीसरा रायपुर में। इसी रायपुर सम्मेलन में जब हुए थे तो वहीं पर क्या हुआ था भाई? इसके अंतर्गत 2 विचारधारा में बढ़ गए थे। विचारधारा में क्यों बटे थे? क्योंकि यहां पर सम्मेलन जब आयोजन हुआ तो आयोजन हम किससे शुरुआत करेंगे? बोले वंदे मातरम से, वंदे मातरम से। ठीक है, वंदे मातरम से शुरुआत किया जाएगा, कहा गया। किनके द्वारा? दादा साहब खापर्डे के द्वारा, दादा साहब खापर्डे, इनके द्वारा कहा गया कि किससे चालू स्टार्ट किया जाए? वंदे मातरम से इसकी शुरुआत सम्मेलन के किया जाए। लेकिन इसके जो अध्यक्ष थे, ठीक है, ठीक, केलकर, और स्वागत अध्यक्ष थे हरि सिंह, और उन दोनों ने क्या कर दिया? इनका मना कर दिए, क्योंकि उस समय क्या होता था, वंदे मातरम बोलने पर आपको सजा होती थी, वंदे मातरम बोलना नहीं होता था। तो इस कारण से क्या हुआ था, दोनों के बीच में
तनाव हो गया, तनाव के कारण क्या हुए भाई, दादा साहब खपाड़ी इसमें छोड़कर। तो कोई दो दलों में ये विभक्त हो गए, जो गर्मपंथी विचारधारा रखते हैं, अंग्रेजों से डायरेक्ट संघर्ष लेना चाहते हैं, उन लोगों को हम गर्मपंथी विचारधारा कहते हैं, और बाकी जो संवैधानिक दायरे में पत्राचार व्यवहार से, अनुनय विनय की प्रक्रिया से अपना बात को मनवाते हैं या बातों की मांग को रखते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, नरमपंथी विचारधारा। ठीक है, तो ये कौन सा सम्मेलन हुआ हमारा, तीसरे नंबर का जो हमारा प्रांतीय सम्मेलन में क्या होता है, यहीं पर हमारा बढ़ जाता है, नरमपंथी और गर्मपंथी विचारधारा में आपको देखने मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा है, सुमेलित कीजिए, एक तरफ हमारे दिए है अवधि दिया है और एक तरफ राजाओं के कार्यकाल। कौन से राजाओं, मराठा राजाओं, कि किसका कार्यकाल कब तक का था। सबसे पहले आप देखेंगे 1758 से लेकर 1787 तक का तो कार्यकाल आप देखेंगे, तो ये कार्यकाल होता है बिंबाजी भोसले का, पहला है। 87 से 88 वाला कार्यकाल आप देखेंगे तो चिमना जी का था ये। ठीक है, 88 से 11 तक का कार्यकाल वेंको जी का होता है, और 16 से 18 का कार्यकाल किनका होता है, तो अप्पा साहब का होता है ये कार्य। इसमें अगर देखेंगे पूरे कालक्रम के दौरान की और कौन कौन से पूरे राजा हैं, तो सबसे पहला राजा के रूप में हमें देखने मिलता है बिंबाजी भोसले, बिंबाजी भोसले। दूसरे राजा के रूप में हमारा कौन सा आता है, तो चिमना जी। तीसरे राजा के रूप में हमारा आता है वेंको जी। चौथे के रूप में रहते हैं हमारा परसो जी, और पांचवा हमारा होता है अप्पा साहब, अप्पा साहब। और छठवें नंबर में हमारे राजा आते हैं, ठीक है, रघु जी तृतीय। तो ये कालक्रम के आधार पर आप देखेंगे तो लाइन से ये राजा आपको देखने मिलेंगे। कालक्रम भी देखें तो कब तक था, 1758 से लेकर आपका 1758 से लेकर 1787 तक, 1787 से लेकर जो है 88 तक का। ठीक है, अब 88 से लेकर 18 तक का जो कार्यकाल होता है वो सूबेदारों को, इसकी शुरुआत कौन करते हैं, तो वेंको जी भोसला। तो 1788 से लेकर जो है 1811 तक का बस रहे कौन, वेंको जी। वेंको जी के बाद 1811 से लेकर 16 तक का किनका रहे, तो परसो जी का। 1816 से लेकर हमारा जो है 18 तक कौन रहेंगे, अप्पा साहब। अब अप्पा साहब के बाद क्या होते हैं, आंग्ल मराठा युद्ध हो गया, युद्ध के बाद पराजित हो जाते हैं, तो यहाँ पर अंग्रेजी संरक्षण में जो रघु जी तृतीय को अपने संरक्षण में लेकर ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट के माध्यम से शासन करते हैं। बाद में इन्हें सत्ता मिलती है 1830 से लेकर 1854 तक का शासनकाल जो रहता है रघु। 53 में भले मर जाते हैं, लेकिन 54 तक का शासनकाल जीलोदारे के माध्यम से ये चलेगा। ठीक है, तो इसके आधार पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, ए का 2 है, तो ए का 2 कितने जगह दिख रहा है, एक ही जगह है हमारा। ठीक है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किसके साथ जो है छत्तीसगढ़ के परसराम सोनी जी का नाम जोड़ा, मतलब किस चीज से इनका नाम जोड़ा जाता है। तो परसराम सोनी का नाम पहले भी बताया है, आपके क्वेश्चन में हुआ कि इन्होंने क्या योजना भाई, रायपुर षड्यंत्र केस से इनका नाम जोड़ा जाता है, रायपुर षड्यंत्र। ठीक, रायपुर षड्यंत्र केस से क्या किया जाता है, इनका नाम जोड़ा जाता है। इन्होंने क्या योजना बताई थी, उस समय बताया था आप लोगों को, ये क्या बनाना चाहते थे, रिवॉल्वर भी बनाना चाहते थे, बम अग्निबम भी बनाना चाहते थे, बुलेट गोलियां बनाना चाहते थे। इनकी योजना बनाई, केवल षड्यंत्र था। ठीक है, जुलाई 1942 की योजना थी इनकी, लेकिन विफल हो जाती है, क्योंकि इनके मित्र था एक जो है शिव नंदन। इन्होंने क्या कर दिया, मुखबिरी कर दी। तो इनकी मुखबिरी के कारण जो है ये पकड़े जाते हैं, तो इनकी योजना क्या हो जाती है, विफल हो जाती है। तो ये हुआ था हमारा, इसमें सभी विकल्प सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, पुष्प की अभिलाषा कविता छत्तीसगढ़ की किस जेल में लिखी गई थी। तो सबसे पहले पुष्प की अभिलाषा है किनकी रचना, तभी आपको जेल समझ में आएगा। तो ये जो रचना है पुष्प की अभिलाषा की अगर बात करेंगे, तो ये कविता जो लिखा गया है, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा क्या किया, माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा ये रचना लिखी गई थी। कब लिखी गई थी, जब इन्हें जेल हो गया था। किस लिए जेल हुआ था, तो 1921 में क्या किए थे, 1921 में बिलासपुर के एक सम्मेलन में इन्होंने ओजस्वी भाषण दिए, उद्वेलक करने वाली या ओजस्वी क्या दिए थे, इन्होंने भाषण दिए थे। ऐसा भाषण था जिससे जनता बहुत ज्यादा क्या हो सकती थी भाई,
अंग्रेजों के विरुद्ध हो। तो इस भाषण से जो है, इस भाषण के उत्तेजित करने वाले जो भाषण दिए गए हैं, इस कारण से इन्हें क्या किया गया था, गिरफ्तार कर लिया था। अब इनकी गिरफ्तारी हुई है और इन्हें 8 माह का जो है कठोर कारावास होता है, 8 माह का कठोर कारावास। ठीक है, कब हुआ था, 1921 के अंतर्गत इन्हें सजा हुई थी, 8 माह के कठोर कारावास। इसी कारावास के दौरान जो है इन्होंने क्या किया था, जेल के अंतर्गत, कौन से जेल में, बिलासपुर जेल के अंतर्गत जो है इन्होंने लिखी थी इनकी रचना, इस कविता को लिखी थी। पुष्प की अभिलाषा, अन्य भी है, पर्वत की अभिलाषा, पूरी नहीं सुनोगे तान, ये सारी चीजें लिखे गए हैं। तो कौन सा जेल है हमारा, बिलासपुर जेल से जो है इनकी रचना किए गए थे माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा। लगभग ये 1922 के अंतर्गत ये रचना हुए थे। जेल तो 1921 में गए थे, लेकिन 1922 में लगभग जनवरी है डेट, जनवरी 1922 में जो इनकी रचना आपको देखने मिलेगी। चले अगला जो है सुमेलित कीजिए। एक तरफ हमारे है कलचुरी शासक और दूसरे तरफ है उनकी उपलब्धियां या उनके द्वारा किए गए कार्यों की। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे पृथ्वीदेव प्रथम। पृथ्वीदेव प्रथम ने आप देखें तो पहला क्या है भाई, इसमें सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण किए थे। इन्होंने कौन सी उपाधि, ठीक है, सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण किए थे। वैसे जाजल्लदेव प्रथम की अगर बात करेंगे तो जाजल्लदेव प्रथम तो सबसे शक्तिशाली और प्रतापी राजा थे, जो छिंदक नागवंश के सबसे शक्तिशाली और प्रतापी राजा सोमेश्वर देव को क्या किया था, पराजित करके बंदी बना लिए गए थे। तो छिंदक नागवंश के सबसे शक्तिशाली राजा को पराजित किए थे। जाजल्लदेव द्वितीय ने क्या किया भाई, इनके शासन काल में जो है त्रिपुरी के एक राजा थे जयसी, जयसी ने क्या किया था, आक्रमण किया था, लेकिन जयसी को क्या किया, इन्होंने पराजित कर दिया। ठीक है, जाजल्लदेव स्वयं न लड़े, इसके एक सामंत था। इस सामंत का नाम क्या होता है भाई, जाजल्लदेव के द्वितीय के सामंत का नाम होता है उल्हन देव। उल्हन देव के द्वारा जो है इस युद्ध को लड़ा जाता है और इस युद्ध में जो है पराजित करते हैं किसी जयसी को, लेकिन स्वयं क्या हो गए थे, घायल हो गए। अब घायल होने के कारण क्या हो गया भाई, इनकी मृत्यु हो जाती है। घायल होने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसकी मृत्यु के बाद इनकी 3 रानियां थी, तीनों रानियां क्या हो जाती है, सती हो जाती है। ठीक है, तो सती प्रथा के बारे में भी हमें यहां से जानकारी मिलती है। तीसरा अगला देखिए, पृथ्वीदेव द्वितीय के शासनकाल में पृथ्वीदेव द्वितीय के जो है एक सेनापति था, सेनापति का नाम क्या था भाई, जगपाल देव। जगपाल देव जब जो है अपने क्षेत्र विस्तार कर रहे थे तो राजिम क्षेत्र गए थे, तो राजिम में राजी लोचन मंदिर का इनके द्वारा क्या करवाया गया, जीर्णोद्धार करवाया गया था इन्हीं के द्वारा। तो इस आधार पे हमारा आंसर क्या हो गया भाई, ए का 3, तो ए का 3 तो सब में दिख रहा है, बी का क्या है 2, तो बी का 2 एक ही जगह आप देखेंगे, तो ये हमारा A3B2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए, निम्नलिखित कथन को पढ़िए और इनके बारे में बताइए कि कौन कौन सा कथन हमारा सही। ठीक है, ये ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट के बारे में है। फिर से ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट के रूप में मेजर एगेन्यू, ठीक है, में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से जो है अच्छा, मेजर एगेन्यू के द्वारा क्या किया गया भाई, इन्होंने छत्तीसगढ़ के जैसे जब सुप्रिटेंडेंट थे 1818 से लेकर 25 के मध्य में, ठीक है, उस समय एगेन्यू ने क्या किया, अपनी राजधानी परिवर्तन किए थे। पहले राजधानी क्या हुआ करता था, तो रतनपुर, रतनपुर से कहां लिखा रहा है, रायपुर। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा, उसने छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन, बिल्कुल ये भी सही हमारा। प्रशासनिक ढांचों का कैसे किया पुनर्गठन, जो कलचुरी काल में हमारा छत्तीसगढ़ था वो जो है मराठे काल में क्या हो चुके थे, परगना हो गया है, 27 परगने हो चुके थे। अब 27 परगनों की भी संख्या क्या थी, हमारा ज्यादा है, तो इस परगनों की संख्या को कम किया गया था या प्रशासनिक ढांचों को परिवर्तन कर दिया गया था। कितने में, 8 परगने के अंतर्गत। बाद में एक और परगना बनता है, लेकिन 8 परगने के अंतर्गत विभाजित किया गया था, किनके द्वारा, एगेन्यू के द्वारा। तो प्रशासनिक ढांचों में क्या किया गया, परिवर्तन किया गया, प्रशासनिक एकीकरण, ढांचों का जो है एकीकरण किया गया था इनके द्वारा। ठीक है, इनके द्वारा छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई, तो नहीं, पंचायत व्यवस्था की कोई शुरुआत नहीं। तो 1 और 2 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1 और 2 कथन हमारा क्या है, सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है, दक्षिण कौशल में कौन से राजा को समुद्रगुप्त के द्वारा जो है पराजित किया गया था। तो समुद्रगुप्त के द्वारा कौन से राजा को पराजित किया गया है, जो दक्षिण कौशल के। तो देखो, छत्तीसगढ़ के बारे में हमें जानकारी की अगर बात करेंगे तो इनकी प्रशस्ति है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति की अगर बात करेंगे तो प्रयाग प्रशस्ति जो हरिसेन कृत जो है, हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति, इस प्रशस्ति के अंतर्गत उल्लेख किया गया है कि अपने दक्षिणाभियान में
ठीक है, दक्षिण के अभियान या दक्षिणाभियान के दौरान टोटल 12 राजाओं को क्या किए थे, पराजित किए थे। उन 12 राजाओं में आप देखेंगे तो इनका नाम भी शामिल होता है। ठीक है, एक हमारे कौशल के राजा, ठीक है, एक आपके कौशल के राजा था, और एक हमारा जो है, ठीक है, एक कौशल के राजा हो गए, और दूसरा आपका जो है कांतार, महाकांतार जिसको कहते थे। ठीक है, तो यहां पर कौशल के राजा किसे पराजित किया गया था भाई, तो उस समय जो वाकाटक वंश के राजा थे महेंद्र सेन, उन्हें पराजित किया गया था। और दूसरा जो महाकांतार के जो राजा थे, महाकांतार के राजा कौन थे इस समय जो है, नल वंशी शासक जो थे व्याघ्र राज, इन्हें क्या किया गया था, यहां पर पराजित किया गया था। तो इन दोनों राजाओं को पराजित किया गया। तो कौशल के राजा कौन थे इस समय, महेंद्र सेन। तो राजा महेंद्र को क्या किया गया था, तो मान के चलिए संभवतः वाकाटक वंश के थे जिन्हें पराजित किया गया था करके। ठीक है, और व्याघराज कहां का था, कांतार या महाकांतार के राजा थे। तो समुद्रगुप्त के द्वारा इन दोनों को पराजित किया गया था भाई। चल अगला जो, ऐसे व्यक्ति का नाम चुनिए जो पेशे से मूलतः वकील थे परंतु वे एक अच्छे लेखक भी थे। तो अच्छे लेखक भी थे, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है हॉलैंड का इतिहास, जिसको कहते हैं हॉलैंड का इतिहास का। तो ये किनके द्वारा लिखा गया है भाई, वकील भी है, हॉलैंड का इतिहास भी लिखा गया है। तो इसमें से देखिए पंडित लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, सुंदर, सभी में आप देखेंगे तो सभी तो साहित्यकार रहे। एक ही व्यक्ति बन गया ठाकुर छेदीलाल, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, बैरिस्टर छेदीलाल भी कहते हैं, बैरिस्टर छेदीलाल, जिनका जन्म की अगर बात करें तो जन्म कहां पर हुआ है, अकलतरा के अंतर्गत, अकलतरा जो वर्तमान का जांजगीर चांपा जिला के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन इनका कार्य क्षेत्र आप देखेंगे तो स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख जो कार्य किए हैं, तो कार्य क्षेत्र कहां पर रहा है, बिलासपुर क्षेत्र इनका कार्य क्षेत्र रहा है। ठीक है, तो इनके द्वारा ही क्या किया भाई, पेशे से तो क्या थे, वकील थे, और इन्हीं के द्वारा क्या लिखा गया है, हॉलैंड का इतिहास भी लिखा गया है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ठाकुर छेदीलाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा आखिरी क्वेश्चन आज का जो है, सुमेलित कीजिए इसके अंतर्गत जो है, ब्रिटिश संरक्षण काल में छत्तीसगढ़ के पदस्थ अंग्रेज अधीक्षक एवं घटनाएं, अंग्रेज अधीक्षक और घटनाओं की अगर बात करेंगे तो उनको सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो देखिए कैप्टन एडमंड, कैप्टन एगेन्यू, सैंडिस, क्राफर्ड, इनके द्वारा कौन कौन सी चीजें हुई थी इनके कार्यकाल के अंतर्गत। तो सबसे पहले कैप्टन एडमंड, एडमंड की अगर बात करेंगे तो एडमंड के समय क्या हुआ था, डोंगरगांव का विद्रोह हुआ था। तो डोंगरगांव विद्रोह का जो दमन करने वाला जो है व्यक्ति कौन थे, कैप्टन एडमंड थे। राजधानी परिवर्तन वाले हम देख लिए, पी1 सेगेन्यू के द्वारा ही क्या किया गया था, राजधानी परिवर्तन किया गया। ठीक है, सैंडिस की अगर बात करेंगे तो सैंडिस के कार्यकाल में बस्तर और करौद के बीच जो विवाद हुआ था, उस विवाद के बीच समझौता करवाने वाला कौन था, सैंडिस थे। और आखिरी हमारा क्राफर्ड जो था, अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक था, जिन्होंने क्या किया भाई, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत प्रशासन वापिस जब मराठों को जब जाते हैं 1830 में, तो मराठों को सत्ता हस्तांतरण करते हैं, मतलब प्रथम जो जिलेदार आएंगे कृष्णरावप्पा, उन्हें ये सौंपते हैं। तो इस आधार पर हमारा आंसर क्या हो गया, ए का 4। तो ए का 4 तो एक ही जगह हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ आज का क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं हमारा, इसके बाद आगे हम और भी लेकर आएंगे वीडियो सीरीज, इतिहास से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जो आपके हॉस्टल वार्डन के लिए फायदे हो। ठीक है भाई, आगे मिलते हैं, धन्यवाद।